वेलकम टू योगीराम पॉडकास्ट। आज हम मिलने जा रहे हैं ऋतु जी से, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु शास्त्र एक्सपर्ट हैं। शी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम होम मेकर टू टीचर, हैविंग अ मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन टू ए सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट। ऋतु जी वेल एस्टैब्लिश वास्तु एक्सपर्ट हैं और उनके पास कई सफलताएं और पुरस्कार हैं जो उनकी विशेषताओं को दर्शाते हैं। शी हेल्प मेनी क्लाइंट इन इशू रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, बिजनेस ग्रोथ, हेल्थ, वेल्थ। तो आइए बात करते हैं ऋतु मैम से और जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी। वेरी वार्म वेलकम ऋतु मैम, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much for giving me opportunity to express me or to my journey, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्पायर यू टू परस्यू ए कैरियर इन न्यूमरोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र? मैम, इसकी जर्नी मैम प्लीज बताइए। सर ऐसा था कि आई एम फ्रॉम एक्चुअली झज्जर इज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, है ना। तो मैं 4 बहन भाइयों की बड़ी बहन और मुझे एक ना क्रेज था कि लाइफ में कुछ करना है। तो मेरी शादी हुई दिन मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम पे, और जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मुझे जॉब मिल गई थी। मैंने स्कूल की जॉब की एज अ कंप्यूटर टीचर 9 इयर्स। उसके बाद मतलब स्कूल में भी ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं ठहर गई हूँ एक लिमिटेड प्लेस के अंदर। तो मुझे था कि मुझे बहना है, मुझे नहीं रुकना है एक लिमिटेड प्लेस के अंदर। तो आई वॉज रिजाइन, मैंने रिजाइन दिया 2016 में। और फिर मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से एस्ट्रोलॉजी फॉर सेल्फ मतलब कर रहे थे, तो उनको बहुत क्रेज था। बट मुझे उस टाइम पे जब व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ स्कूल, मुझे एक्चुअली में बिलीव भी नहीं होता। बट जब मैं इसकी डेप्थ में गई ना, तो मतलब अभी ऐसा लगता है कि वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। ये सब हमारी जिंदगी के पार्ट है। तो मैंने फिर ये सब कुछ सीखा और अभी भी मेरी जर्नी शुरू है। मतलब अभी भी मुझे क्रेज है कि पता नहीं अभी क्या चीज मैं सीख लूंगी और किससे सीख लूंगी। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे क्लासेस लूं या उनसे सीखूं। कुछ हो सकता है क्योंकि हर कोई अलग सिखाता है। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैम, टॉकिंग इनटू द सेम क्वेश्चन इसी कंटेक्स्ट में, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस व्हाइल ट्रांजैक्शन फ्रॉम एन एजुकेशन एज एन टीचर टू सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजी? मैम, इसमें क्या क्या उतार चढ़ाव आए इस जर्नी के दौरान और क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या कठिनाइयां आई और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, जब मैं ये कोर्सेज कर रही थी तो मैं उस समय नजफगढ़ में थी, दिल्ली में। तो वहां से दिल्ली कॉलेज जाना, कोर्सेज करना, है ना, एक दोबारा से फिर से एजुकेशन फील्ड में आना। फिर मैंने वो कोर्सेज किए, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु का कोर्सेज किए भारतीय विद्या भवन से। देन फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। अब चैलेंज ये आ रहा था कि मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने काफी सारे फीमेल्स के ग्रुप्स ज्वाइन किए। जैसे सबसे बड़ा रोल अगर मैं कहूँ तो इसमें द्वारका मॉम्स का है। तो मैंने एक द्वारका मॉम्स कम्युनिटी से ज्वाइन किया, उसमें मैं काफी साल हूँ। और वहां पर मतलब जैसे मैंने एक रूल बनाया कि आई विल गिव अ टिप डेली, मतलब मैं एक टिप रोज दूंगी। उससे मेरी एक पहचान बनी। तो वो चैलेंजेस ये थे कि कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे, क्योंकि बिजनेस की नॉलेज नहीं है। बिजनेस मुझे नहीं करना आता था, है ना। मुझे लगता था कि मैं सेल करने के लिए हूं ही नहीं, और एक्चुअली में मैं सेल नहीं कर पाती हूँ। मैं सिर्फ अपना काम दिखाती हूँ और कुछ भी नहीं। मुझे सेल करना नहीं आता। तो दैट इज द चैलेंज। वो मुझे लगता है कि शायद पता नहीं मैं बिजनेस के लिए नहीं बनी हूँ। बट इसको मैंने एज अ बिजनेस लिया ही नहीं, इसको मैं एज अ नॉलेज ही लेती हूँ। तो नॉलेज ही शेयर करती हूँ मैं क्लाइंट्स के साथ भी। दैट इज अ चैलेंज। मैम, टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड, हाउ हैज योर बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस योर अप्रोच टू न्यूमरोलॉजी? आपने ऐसे बताया कि जो सर हैं उनसे आपने सीखा, आपके जो हस्बैंड हैं आपसे वो भी इसमें थे, सो दैट इन्फ्लुएंस्ड यू इनटू एस्ट्रोलॉजी, या और क्या क्या फैक्टर्स थे इनटू न्यूमरोलॉजी के लिए या वास्तु के लिए? मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। सर देखिए, डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। मेरे हस्बैंड भी थे एस्ट्रोलॉजी में, बट जब मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे लगा कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ और मुझे जॉब मिल जाएगी, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे स्कूल की टीचिंग लाइन की जॉब नहीं मिली, है ना। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ तो प्लैनेट्स का हेरफेर है जो मुझे जॉब नहीं मिल रही। फिर मैंने जब अपनी कुंडली एनालाइज की तब मुझे पता चला कि हाँ, वाकई में ये प्रॉब्लम है। तो मुझे इसलिए फिर मैंने जब इस चीज को ज्यादा और डेप्थ में पढ़ा कि हाँ, मैं इस प्रोफेशन में क्यों आई या क्या रीजन था, तो वो फिर मैं रिलेट कर पाई।
Right. Great, great, great. मैम टॉकिंग टू वेरी स्पेसिफिक सब टॉपिक्स, न्यूमरोलॉजी की मैं बात जरूर करूँ या वास्तुशास्त्र की बात करूं, सो मैम प्लीज इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक में मैम बताइए इंडिविजुअली, हाउ न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र हो गया या एस्ट्रोलॉजी हो गई मैम, इनके हेल्प से, इनकी वजह से हाउ you are influencing, how you are helping people to get their issues resolved, उनको कैसे आप हेल्प करते हैं, अब वो चाइल्ड बर्थ हो गया या बिजनेस ग्रोथ हो गया या हेल्थ हो गया या वेल्थ हो गया, मैम इसके बारे में इंडिविजुअल एक एक मैम प्लीज प्लीज बताइए। जी सर, देखिए जैसे अगर हम सिर्फ वास्तु की बात करें, है ना, वास्तु में क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड, आपकी कुंडली ही आपका वास्तु बोलती है और आपके नंबर्स ही आपकी कुंडली बोलती है। तो ईच नंबर इज रिलेटेड टू अस। तो हम अगर हम चेक करें, हमारे आसपास बहुत सारे नंबर्स हैं, टाइमिंग सब कुछ है ना, हमने कितनी रोटी खानी है, 2 रोटी, या हमने क्या करना है, सब कुछ, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू नंबर्स। तो हम जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो हम भगवान से लेकर आते हैं, परमात्मा हमें देता है, तो वी कैन नॉट चेंज दैट डेट ऑफ बर्थ। बट अगर हम न्यूमरोलॉजी में, सबसे पहले जैसे मैंने जब न्यूमरोलॉजी सीखी तो मुझे ना एक आदत है कि मैं अपनी क्लास में हमेशा सबसे नंबर आगे बैठती थी। तो सर ने मुझे बोला कि सिर्फ हम ऋतु का ही नेम करेक्शन करेंगे और किसी का भी नहीं। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी में हम नंबर से नेम को सिंक्रोनाइज करके उसमें करेक्शन करते हैं, स्पेलिंग चेंज करते हैं। तो जब मेरा नेम करेक्शन हुआ, दैट इज माई फर्स्ट जर्नी, वो मेरी ऐसे मेरे साथ जुड़ गया जैसे मेरे टीचर ने ही मेरा नेम करेक्शन किया। तो उससे मुझे लाइफ में इतना हाइक मिला ना, इतना हाइक मिला। फिर उसके बाद वहीं पर, जैसे मैं जब कोर्स कर रही थी तो वास्तु में ही मेरी एक फ्रेंड थी डाइटिशियन, शी वाज कैंसर सर्वाइवर, तो मैंने उनका नेम करेक्शन किया, उसने वहीं से अपनी स्टार्ट किया और आज वो बहुत ऊपर तक पहुंच गई है। तो ऐसे करते करते नेम करेक्शन को मैंने देखा कि इसका बहुत फायदा है ना। अगर हम कुंडली से, क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकते, जो नंबर्स आपको परमात्मा ने दिए हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट नेम अगर डेट ऑफ बर्थ के साथ आप कंबाइन कर लेते हो तो वो एक मिरेकल करता है। ऐसे ही वास्तु में डायरेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम जो बच्चे हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा मंत्र या थोड़ी सी डायरेक्शंस की नॉलेज देंगे तो वो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आजकल ये सब चीजें मिस हो गई हैं, है ना, बच्चे नहीं करते हैं। फिर जैसे अभी चाइल्ड बर्थ की आपने बात की कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब इवन यूट्यूब पे या कहीं जगह पे बहुत यही कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम होगी तो बेबी कंसीव नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट में ये होगा तो ये नहीं होगा। ये भी मैंने एक चैलेंज के लिए लिया। एक फैमिली थी, बहुत छोटी सी फैमिली, है ना, उनका बहुत छोटा सा घर था, वो इवन चेंज भी नहीं कर सकते थे और उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम था। तो मैंने उनको बोला कि आप हर तरह की रेमेडीज करो, हर तरह का हम उपाय करेंगे, नॉर्थ ईस्ट को भी करेक्ट करेंगे और एस्ट्रोलॉजी को भी करेक्ट करेंगे, प्लस नंबर्स को भी हम यूज करके। और आज उनके पास 5-6 साल हो गए, उनके पास बेबी गर्ल चाइल्ड है। तो मतलब, और शादी को 6 साल के बाद बच्चा हुआ, फिर उन्होंने ग्रोथ भी किया बिजनेस में भी और सब कुछ। तो वो मेरा रहा है कि एक चैलेंज लेके और उसको चीजों को ठीक करना। बट हाँ, उसमें मेरे क्लाइंट्स भी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। हाँ, मैम ने ये कहा, वो एवरी टाइम दे आर मैसेजिंग मी कि मैम अब क्या करना है, मैम अब क्या करना है, मैम अब क्या करना है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक बार फीस पे कर दी तो आई विल चार्ज अनदर टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं है उस तरीके से। हाँ जी मैम, जैसा आपने अभी बताया, इसी कंटेक्स्ट में थोड़ा सा और एक रिलेटेड सवाल पूछना चाहूंगा मैं। व्हाट रोल डू यू बिलीव डेस्टिनी प्लेज इन अ पर्सनल लाइफ? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि व्यक्ति के जीवन में भाग्य की क्या भूमिका है? देखिए, भाग्य और कर्म, इन दोनों की बहुत भूमिका हमारी लाइफ में। अगर हम अपने कर्म, जैसे एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं दैट इज रिलेटेड टू योर रिलेशंस। तो अगर हम उन रिलेशंस को ठीक रखेंगे, मतलब हम अपने कर्म ठीक करेंगे, तो हमारा भाग्य अपने आप हमारा साथ देगा। कुछ लोग ये सोच कर बैठ जाते हैं कि मेरी डेस्टिनी में ये है, बट ऐसा नहीं है। आप अपनी डेस्टिनी आपके हाथ में है, आप अपने कर्मों से उसको चेंज कर सकते हैं, बट बिलीव ऑन योर कर्मास आल्सो। तो डेस्टिनी को चेंज करना भी आपके ही हाथ में है, आप उसको कैसे चेंज करते हो वो मैं बताती हूँ आपको। अग्री मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक लेना चाहूंगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट पॉजिटिविटी
इनटू योर प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत बार बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स या परेशान हुए हुए लोग आते हैं, एंड देन हेल्प देम टू गेट फ्रॉम दैट नेगेटिविटी और दैट ऑरा इनटू अ पॉजिटिविटी। सो उसके लिए अपने को भी, खुद को भी पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। सो हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट दैट थिंग इनटू योर प्रैक्टिस? सर ऐसा होता है, देखिए कई बार क्या, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है। एक बार का सीन था कि मतलब एक दिन में 4 फीमेल्स आर कमिंग टू मी, 4 औरतें आई मेरे पास फॉर द एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, और चारों का क्वेश्चन यही था कि मुझे अपने हस्बैंड से अलग होना है ना। और मैं उस दिन बड़ी परेशान, मैंने कहा यार ये क्या है। तो मैंने उस दिन अपने हस्बैंड को भी बोला, मैंने कहा मुझे लगता है मुझे भी अलग हो जाना चाहिए। तो लेकिन मैंने उनको यही सजेशन दिया कि टू बी एस्ट्रोलॉजर और फ्रेंड, कि इट इज अ टाइम। अगर ये टाइम निकल जाएगा ना, मतलब लाइक जैसे अभी आपने सुना होगा कि शनि का गोचर और ये सब, ये जो मार्च से लेकर मई तक का टाइम बहुत टफ है फॉर द रिलेशनशिप्स, फॉर द हेल्थ। तो अगर हम इस टाइम को पॉजिटिवली निकाल लें थोड़ा सा, अगर जैसे हस्बैंड वाइफ है, मान लो उनकी कुंडली में ये आ रहा है कि आपका ये 2 महीने बहुत टफ है, तो हम थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर ले। अगर ये टाइम निकल जाएगा तो देन इट विल बी ओके। तो मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल में, तब मैं आई वॉज इन, मतलब अभी मैंने स्टार्ट ही किया था, वो अलग रहती थी अपने हस्बैंड से, तो मैंने उनका कॉम्बिनेशन कराया, उनको दोनों को जुड़ाया, और वो ही मुझे बोलती थी कि थैंक यू सो मच, कि अगर वो टाइम नहीं निकलता तो आज हम अलग होते, है ना। तो बस यही मेरा एक मैसेज है कि वेट फॉर द टाइम, गुड टाइम। आप डिसीजन जो एक जल्दबाजी में लेते हो कि मुझे अलग होना ही है या मुझे ये स्टेप करना ही है, उसको थोड़ा सा वेट करके करो। हाँ, मैं अपने आप के ऊपर भी बहुत काम करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, बहुत कोर्सेज भी ज्वाइन करती हूँ। इवन बहुत सारे ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जिसको मैं ज्वाइन करके अपने ऊपर काम करके, ताकि मैं पॉजिटिव रहूंगी तो मेरे क्लाइंट्स भी पॉजिटिव रहेंगे। ग्रेट, वेरी गुड। अच्छा है बीइंग एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, या जैसा जैसा आप ऑकल्ट में हैं एंड फिर भी आप सीख रहे हैं, नई नई चीजें कर रहे हैं, दैट इज रियली वेरी गुड, डाउन टू अर्थ ही है। मैम, टॉकिंग टू वेरी स्पेसिफिकली मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट न्यूमरोलॉजी और वास्तु, मैम क्या क्या ज्यादातर मिसकॉन्सेप्शंस आते हैं क्लाइंट्स के? इश्यू बोल लीजिए, या एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, गलत फहमियां रहती हैं, मैम इनके बारे में मैम प्लीज बताइए, और कैसे आप फिर उनको रिजॉल्व करती हैं? जैसे देखिए, सबसे बड़ा तो कंसेप्ट आता है कि मांगलिक और नॉन मांगलिक का, है ना। ओके। लोगों को नहीं पता कि मांगलिक क्या होता है। कि लोग सोचते हैं कि मांगलिक मैं हूं तो मैंने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। ऐसा नहीं होता। मांगलिक मतलब आपने पिछले जन्म में कुछ मंगल कार्य किए थे, इसलिए आप इस जन्म में मांगलिक हो। तो मैं वो क्लियर करती हूँ। देन एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या वास्तु, मैं उनको यही बोलती हूँ कि दिस इज योर मेडिकल रिपोर्ट। लाइक डॉक्टर आपको जो कहता है, डॉक्टर ने बोला आपको अगर आपको शुगर है तो आप क्या करोगे, आप चीनी खाना छोड़ दो, है ना। ऐसे ही अगर आप कुंडली को भी एज अ मेडिकल रिपोर्ट लो, न्यूमरोलॉजी को भी आप एज अ मेडिकल रिपोर्ट लो, लाइक यू आर नंबर, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो नंबर 4 हूँ, तो मेरा तो कोई काम ठीक होना ही नहीं है, या मैं नंबर 8 हूँ, मुझे तो सक्सेस मिलनी ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि 8 नंबर नहीं होगा अगर आपके चार्ट में या आपकी ग्रिड में, तो आप सक्सेसफुल होंगे ही नहीं। हर नंबर की अपनी क्वालिटीज है, तो आपको उनकी क्वालिटीज को समझना। हर प्लेनेट की भी अपनी क्वालिटीज है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने प्लैनेट्स में राहु की महादशा चल रही है, अब तो मेरा बुरा टाइम शुरू हो गया, बट ऐसा नहीं है। अगर राहु होगा तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। राहु ही है जो आपको आगे बढ़ाता है, आपको बस उसको समझना है। अगर आपने उसको नेगेटिव लिया, आपके जो उसके नेगेटिव ट्रेट्स है उसको आपने फॉलो किया, लाइक राहु कहता है कि आप साफ सुथरा रहो, आप क्लीन रहो, आप टाइम पे उठो, टाइम से जाओ, अपना टाइम मैनेजमेंट रखो, तो राहु कंट्रोल में रहता है। ऐसे ही डायरेक्शन, लोग आते हैं कहते हैं कि जी हमारा तो साउथ वेस्ट फेसिंग घर है, हम तो बर्बाद है, हमारा ये वो भी नहीं होता। हर चीज के अपने पॉजिटिव ट्रेट्स को अगर हम पकड़ेंगे, पॉजिटिव चीजों को पकड़ेंगे, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। बस हमने उसको पॉजिटिव समझना है। वही मेरा रहता है कि जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट कुछ लोग डरा देते हैं। मैं डराती नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको रियलिटी बताती हूँ। हाँ, इस प्लैनेट्स को ऐसे आप ठीक कर सकते हो। मैम ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, जिस सिंप्लिसिटी से बताया। सो मैम, मूविंग टू वास्तु या वास्तु करेक्शन जैसा आप बता रही थी, सो क्या इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं जो बेसिकली सबसे पहले या हर किसी को अपने घर में वास्तु जल में करेक्शन बात करूं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है वास्तु को अभी भी लोग ये बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तोड़ना पड़ेगा, या ये मेरे को
कोई एक कारण बता देंगे कि भाई ये तो एकदम गलती है, अब वो तो ठीक हो ही नहीं सकता और उसके लिए फिर ये चीजें करनी पड़ेंगी, अब उससे थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। सो मैम, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं 4-5 जो किसी को भी इन जनरल वास्तु के लिए, अपने जो घर की वास्तु है उसको ठीक करने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए करना ही चाहिए? मैम ये प्लीज बताइए। देखिए, हम लोग बोलते हैं हमें डायरेक्शन चेक करनी आती है। मेरे को भी क्लाइंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है। डायरेक्शन चेक करने के लिए सबसे पहला तरीका है, अगर आप कंपास खोल के आपकी स्टमक की तरफ जो डायरेक्शन आती है, दैट इज योर एंट्रेंस, है ना। तो जो बेसिक चीजें जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, वो सबसे ज्यादा तो हमें सोने की पोजीशन को ध्यान में रखना है। अगर आप गलत डायरेक्शन में सोते हो तो आप ऑब्वियसली आप बीमारियों को, आप स्ट्रेस को अपनी तरफ खींच रहे हो। जैसे कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, हमें नॉर्थ की तरफ सिर करके बिल्कुल नहीं सोना है, ठीक है। हमें सिर करना है या तो साउथ या ईस्ट, एंड थर्ड नंबर इज वेस्ट। बट उसके लिए भी क्लाइंट्स कई बार मुझे ऐसे भी कहते हैं कि मैम हमारे बेडरूम में ये पोजीशन हो ही नहीं सकती। तो आप बेड को ऐसे ही रहने दीजिए, आप सिर्फ अपने आप को मूव कर लीजिए, है ना। तो आपको सिर्फ अपने आप को मूव करना है, बेड को आप जैसे भी डायरेक्शन है उसको वैसे ही रहने दीजिए। तो एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, हम जब खाना खाते हैं उसमें भी डायरेक्शन का बहुत रोल है। अगर आप साउथ की तरफ फेस करके खा रहे हो, दैट मीन साउथ इज अ यम डायरेक्शन है। तो वो जो खाना हमारे अंदर जा रहा है वो भी तो यम की तरह ही जा रहा है। तो उसकी अगर हम प्लेसमेंट कर लेते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, हम ईस्ट या नॉर्थ की तरफ फेस करके खा रहे हैं, तो वो खाना आपके लिए अमृत बन जाएगा, है ना। तो छोटे छोटे चेंजेस तो हम कर ही सकते हैं अपने घर के अंदर। ऐसा नहीं है कि हर चीज टूट के ही ठीक होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर अभी जो कंसेप्ट आया मॉडर्न वास्तु का या बहुत सारे पिरामिड्स वगैरह का, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेसिक वास्तु भी अगर फॉलो करते हैं, जो ट्रेडिशनल वास्तु है, जो डायरेक्शंस है। देखिए, पहले के घरों में क्या होता था, पहले के घरों में बीच में आंगन जरूर होता था, अब आजकल वो मिसिंग है। और पहले के घरों में शीशा नहीं होता था। अगर आपको याद हो तो हमारी दादी नानी शीशा रखती ही नहीं थी, वो शीशा पर्स में रखती थी, देखकर और रख देती थी। और अभी के घरों में पूरे ग्लास से घर बनता है। तो ग्लास अपने आप में बहुत नेगेटिव है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि तो ये चीजें तो हम कर ही सकते हैं ना हमने अपनी डेली लाइफ में। हमें ठीक है, हर ग्लास से घर बहुत सुंदर बन जाता है, हर जगह ग्लासेस, बट हर डायरेक्शन में आप ग्लास नहीं लगा सकते हो, हर डायरेक्शन में आप शीशा नहीं लगा सकते हो। हाँ, उसका अल्टरनेट जरूर ढूंढ सकते हो। जैसे अभी लास्ट मैंने एक विजिट किया था एक क्लाइंट के घर, उसकी बेटी ने, शी वाज इन क्लास 12, तो उसकी बेटी ने इतना अच्छा अल्टरनेट किया कि अलमारी के बीच में छोटा सा से ग्लास, मतलब उसको ड्रैग करो, बाहर निकालो, एंड देन इट इज इनसाइड, वो अंदर हो जाएगा। तो इस तरीके के अल्टरनेट तो हम कर ही सकते हैं, बस यही चेंजेस करने, हमें उसमें तोड़ फोड़ करनी ही नहीं है। राइट। वेरी गुड। नहीं मैम, ये तो बहुत बहुत ही सही चीज है। सो मैम, जैसा आपने भी बताया कि यू कीप अपडेटेड, यू कीप द ट्रेंड, जो कोर्सेस हो गए या जो आपके मॉडलिटी के जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, आप उनके भी जो केस स्टडी एज उनको केस स्टडीज लेती हैं। सो मैम, विद दैट केस स्टडीज एंड योर सक्सेस स्टोरी विद योर जो आप कंसल्टेशन आप देते हैं, मैम इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बताइए। क्या कुछ एक मजेदार वाक्य हुए थे, क्या केसेस हुए थे, क्या एक कॉम्प्लिकेशंस हुए थे? मैम इनके बारे में प्लीज बताइए। हाँ जी, जैसे देखिए, जब मैंने अभी स्टार्ट ही किया था, अभी मैं कोर्स मेरा चल ही रहा था, तो मैं कोर्स में ही गई थी। किसी कोर्स में, वास्तु का एडवांस कोर्स था 1 दिन का। वहां पे मुझे एक पर्सन मिले और वो भी कोर्स के लिए आए थे, बट वो प्रॉपर्टी डीलर था। तो उसको थोड़ा सा अपने कोर्स के साथ, मतलब अपने सब्जेक्ट के साथ वास्तु सीखना था। तो उसने मुझे कनेक्ट किया कि मैम ठीक है, आप मेरे घर आओ और मेरी कुंडली भी देखो और सब कुछ देखो। तो जब मैं उनके घर गई तो वो 300-350 गज की उनकी कोठी थी दिल्ली में, है ना। और पेरेंट्स नहीं चाहते थे उस घर को छोड़ना, बट उस घर में रहते हुए उनकी जो फर्स्ट डॉटर थी वो IVF से हुई, और वो भी 2-3 बार उन्होंने IVF कराया, तब जाके वो कंफर्म। फिर उस घर में जो वो पर्सन था जो मुझे कनेक्ट किया, उनकी बहुत बार ऐसे होता था कि वो बाहर जाते थे और उनकी लेग पे चोट लग जाती थी या फ्रैक्चर हो जाता था लेफ्ट पे। तो फिर मैंने वहां पर देखा कि वास्तु में नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम थी, है ना, और वेस्ट में भी प्रॉब्लम थी, जिस वजह से उनको लेग में बार बार चोट लग रही थी। अब वो क्लाइंट तो एग्री हो गया कि मैं घर चेंज करता हूँ। सम टाइम कुछ लोग नहीं होते, तो फिर हम वहां पर रेमेडीज करते हैं। तो उसने इमीडिएट उस घर को सेल किया और वो शिफ्ट हो गया यहाँ गुड़गांव में। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही वो गुड़गांव में शिफ्ट हुआ, 9 मंथ्स के बाद बिना IVF के उसकी वाइफ को बेटा हुआ, ठीक है, बिना IVF के। और आज उसके बिजनेस में, मतलब
क्या नहीं है उसके पास, बहुत उसने ग्रो किया। तो ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। जैसे एक लॉयर है मेरा क्लाइंट, जब मैं उससे फर्स्ट टाइम मिली थी तो मैंने मतलब मिनिमम सा ही चार्जेस लेती थी मैं स्टार्टिंग में, मैं ज्यादा चार्जेस नहीं लेती थी। तो उससे जब मैं मिली तो वो ही वाज क्राइंग कि वो रोने लग गया कि मेरे पास तो रेंट पे करने के लिए भी पैसे नहीं। हम्म, और आज की डेट में उसके पास, आप बिलीव नहीं करोगे, 30,000 कोर्ट में उसका चैम्बर है खुद का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो, मैं उसको कई बार बोलती हूँ, मैंने कहा तुमने तो इतना ग्रो किया ना लाइफ में। कहता मैम बस आपकी। तो वो अब हमारा उसके साथ, मेरा उसके साथ रिलेशन भी हो गया देवर भाभी वाला। तो वो हमारे घर लंच पे, और वो फैमिली रिलेशन बन जाता है। तो मेरे क्लाइंट्स ऐसे ही हैं, मतलब अपने आप ही बोलते हैं कि मेरी आज सिस्टर की कुंडली देख लो, अभी ये देख लो, अभी वो देख लो। तो वो एक रिलेशन डेवलप हो जाता है। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, ये तो अच्छा है मैम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिग वन, हाउ डू यू मेजर सक्सेस इन योर कंसल्टिंग प्रैक्टिस? आप जो हेल्प करते हैं, आप जो गाइड करते हैं लोगों को, आपका जो इतना बड़ा जो सक्सेसफुल मेजर बोलूं, क्लाइंटल्स की बात करो, सो आप कैसे अपनी सक्सेस को आंकते हैं, कैसे आप डिफाइन करते हैं? ये मेरी सक्सेस डिपेंड करती है क्लाइंट के पॉजिटिव होने में। मैं उसको कितना पॉजिटिव कर पाती हूँ कंसल्टेशन से, कितना उसको समझा पाती हूँ। अभी पिछले हफ्ते की बात है कि एक क्लाइंट कम से कम 3 सालों से मुझसे मिलना चाह रहा था, बट वो आता नहीं था। ओके। तो मैं यूजुअली 2-3 दिन बाद उसको, मतलब क्लाइंट को वो देती हूँ कि 3 दिन बाद मैं आपको बताऊंगी, आपकी डिटेल्स पूरी चेक करके, ऑब्जर्व करके। बट उस क्लाइंट को मैंने क्या किया, मैंने कहा तू तो 3 साल से आप लोग कोशिश कर रहे हो सर आने की, बट आप आ नहीं रहे हो, तो मैं आपको सेम डे कंसल्टेशन देती हूँ। ओके। ठीक है। उसका उसका जो बिलीव सिस्टम था वो नहीं था एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, बट फिर मैंने उसको बहुत पॉजिटिव किया कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद एस्ट्रोलॉजर सीखेंगे। क्योंकि ये मैं जरूर बताती हूँ हर क्लाइंट को, जैसे जितनी भी फीमेल्स क्लाइंट्स होती हैं जो घर में रह के डिप्रेस्ड है ना, मैं उनको यही बोलती हूँ कि यू स्टार्ट, आप टैरो सीखो। टैरो तो बहुत छोटा है, टैरो सीखो। और आजकल इतनी ऑनलाइन एप्स हैं, आप उस पर काम करो, बाहर निकलोगे किसी तरीके से आप डिप्रेशन से। क्योंकि देखिए सर, अल्टीमेटम ना हमारी जो डिप्रेशन है ना, वही कारण है हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स का। जब हम अकेले रहते हैं, नहीं लोगों से बात करते हैं, या घर में कोई बात हुई और हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो अल्टीमेटम वो क्लेश, लड़ाई और बढ़ जाती है। तो वो एक मेरा ऑब्जेक्टिव जरूर रहता है कि उसको, क्लाइंट्स को कैसे पॉजिटिव करके उसको काम कराऊं। अभी एक अगर एक क्लाइंट थी जो, जिसकी कुंडली भी नहीं थी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं थी, उसकी कुंडली मैंने इंस्टेंट कुंडली बनाकर उसको मोटिवेट किया कि आप रेस्टोरेंट का काम स्टार्ट करो। अभी उसको इतने अवार्ड्स मिलते हैं, इतना कुछ होता है, इतना कुछ, उसने अपना एक रेस्टोरेंट बनाया, सब कुछ किया। तो वो यही कहती मैम अगर आपने मोटिवेट नहीं किया होता तो आज मैं घर की 4 दीवारी में ही होती। तो ये वो तो मेरा ऑब्जेक्टिव जरूर रहता है कि हाँ, कुछ करो लाइफ में। आप आए हो, भगवान ने आपको पैदा किया है, तो कुछ करने के लिए किया, घर पे रहने के लिए नहीं हो आप। right, right. Great, ma'am. Great. Ma'am, moving into technicality, what advice would you give to someone starting their journey in numerology? आपने जैसा बताया कि नंबर्स हमारे दिनचर्या में सब जगह रहते हैं, और एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, उसके साथ ये नंबर्स भी इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। सो मैम, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। एंड कोई जब स्टार्ट करना चाहता है देयर जर्नी इनटू न्यूमरोलॉजी और नंबरों से जोड़ना चाहता है, तो मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, हर नंबर का ना अपना एक प्लेनेट भी होता है और अपना एक रिलेशन भी होता है। जैसे अगर हम बात करें नंबर 1 के बारे में, नंबर 1 इज रिलेटेड टू सन। सन प्लेनेट से, सन इज मतलब फादर का भी कारक होता है। तो अगर हम इन चीजों को समझेंगे कि हर नंबर किस चीज से रिलेटेड है, अगर आपके पास 1 है, आप एक नंबर से पैदा हुए, और एक नंबर आपको नेगेटिव इफेक्ट्स कैसे दे रहा है या पॉजिटिव कैसे दे रहा है, वो आपको पता लगाना है ना। तो अगर आपका एक नंबर नेगेटिव है तो आपके फादर के साथ रिलेशन हमेशा खराब है। तो इस तरीके से अगर आप खुद अपने आप को चेक करोगे ना, तो नंबर्स की वैल्यू आप समझ पाओगे। अगर आप बोर्न हुए 2 नंबर के साथ, मतलब 2 मीन्स 11 और 20 डेट्स के साथ, तो 2 इज रिलेटेड टू योर मदर और चंद्रमा का नंबर है। तो अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हो तो आपका कहीं ना कहीं चंद्रमा डिस्टर्ब है, यानी 2 नंबर, और आपकी मदर से रिलेशन खराब होंगे, या आपकी मदर की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होगी। ऐसे ही आपकी कुंडली में यही प्लैनेट्स होते हैं, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया। तो 3 नंबर जैसे होता है, जुपिटर का नंबर होता है। आप ठीक है, आप अपने गुरु को मानते जरूर हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बुराई करते हो, तो आपका इट मीन्स 3 नंबर डिस्टर्ब है।
तो हर नंबर की अपनी एक वैल्यू है। जैसे 4 नंबर राहु का नंबर है, 4 नंबर आपको ये इंडिकेट करता है अगर आपके चार्ट में 4 नंबर नहीं है तो आप डिसिप्लिन वाले पर्सन बिल्कुल नहीं। जितने भी आर्मी या पुलिस वाले लोग होते हैं जो कि डिसिप्लिन होते हैं वो 4 नंबर वाले ही होते हैं। या तो 4 उनको रूल कर रहा होता है या 4 नंबर उनके चार्ट में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो 5 नंबर इज बुध का नंबर होता है, मरकरी का नंबर होता है। और हमारी बहन, हमारी सिस्टर इन लॉ और हमारी मतलब रिलेशन इस तरह से जुड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी डॉटर भी 5 नंबर है। तो जिसको अगर लगता है कि मेरे को 5 नंबर बहुत नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो आप अपनी डॉटर के पैर छूना शुरू कर दीजिए, है ना। तो आपका 5 नंबर बहुत अच्छा हो जाएगा। और 5 नंबर कम्युनिकेशन का भी होता है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, वो उसको मेजर करता है। जैसे 6 नंबर वीनस का नंबर होता है, शुक्र का नंबर होता है कि आप कितने सुंदर हो या आप कितना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। आप एक मीटिंग में जाते हो, लोग आपसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो 6 आपको बताता है। तो 6 नंबर आपकी वाइफ का नंबर है, शुक्र। अगर आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छे रखते हो तो ऑब्वियसली आपका 6 नंबर बहुत अच्छा है। अब हम अगर 7 नंबर की बात करें तो 7 को भी लोग बहुत नेगेटिव लेते हैं, बट 7 इज नॉट अ नेगेटिव नंबर। 7 केतु का नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो अगर 7 नंबर वाले बहुत ज्यादा गहराई से सोचते हैं तो उनकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है। केतु इज रिलेटेड टू योर सन, आपके बेटे से रिलेटेड है, आपके दादा नाना से रिलेटेड है। तो अगर आपके बेटे से आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आपका केतु भी बहुत अच्छा है। ऐसे ही 8 नंबर शनि का नंबर है। 8 को भी लोग बहुत नेगेटिव लेते हैं कि शनि का नंबर है और मेरे साथ तो सब उल्टा होगा। कुछ लोग तो वो उसकी शेप को भी बहुत नेगेटिव लेते हैं, बट 8 नंबर इज अ इनफिटिव नंबर, है ना। सक्सेस का नंबर है। अगर 8 नंबर आप मेटेलिस्टिक है, ठीक है, आप मेटेलिस्टिक हो, बट मेटेलिस्टिक होना भी तो बहुत अच्छी बात है ना। आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी कैसे चढ़ोगे वो भी आपको 8 नंबर बताता है। तो शनि का नंबर है 8 नंबर, आपके सर्वेंट्स का नंबर है। अगर आप अपने सर्वेंट्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखते हो, कुछ लोग होता है सर्वेंट्स को जैसे तू तड़ंग करके बोलते हैं या उनके साथ बदतमीजी से बोलते हैं या अपनी मैन पावर के साथ, तो वो 8 नंबर इंडिकेट करता है। 9 नंबर मंगल का नंबर है। जो 9 नंबर वाले होते हैं ना, शॉर्ट टेम्पर्स होते हैं। अब अगर 9 नंबर वालों को आप देखोगे तो वो बहुत सोशल भी होते हैं, बट कई बार वो बहुत सोशल नहीं भी होते हैं। तो वो उसके नेगेटिव ट्रेट्स हैं कि वो सोशल क्यों नहीं है। तो 9 नंबर अगर आप हनुमान जी की पूजा स्टार्ट करोगे तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो ऐसे छोटी छोटी सी अगर हम चीजें अपनी लाइफ में करेंगे तो इट विल मेक लॉट बिग चेंज, बट उसको हमें समझना है कि हमने उसको कैसे ठीक करना है। फिर अगर हम सर जैसे ये नंबर्स का आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको जो टोटल करके नंबर आता है उसको हम बोलते हैं टैलेंट नंबर, है ना। तो अभी हम ठीक है, हम लोग तो जनरेशन में हैं, हम लोग अपना जो भी प्रोफेशन है वो कर रहे हैं, बट अगर हम अपने बच्चों का टैलेंट नंबर के अकॉर्डिंग उनको जो भी प्रोफेशन चूज करते हैं तो वो 100% सक्सेसफुल होते हैं। ग्रेट ग्रेट। तो वो चीजें मैं वही कहती हूँ कि हर इंसान को थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी जरूर आनी चाहिए अपनी फैमिली के लिए। मैम इसी कंटेक्स्ट में जब मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूँ, जैसे 9 नंबर की जब बात कर रहे हैं आपने लास्ट में जो बताया, सो 9 नंबर आपने और क्या बताया, मार्स का बताया, और जैसे आपने बताया कौन सा टैलेंट नंबर जो बताया, सो मैम इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। टैलेंट नंबर इज इक्वल टू लाइक डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर का जो भी टोटल नंबर आता है वो टैलेंट नंबर होता है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम एक सिंगल डिजिट में नंबर निकालते हैं। तो टैलेंट नंबर आपका प्रोफेशन इंडिकेट करता है कि आप किस प्रोफेशन में। तो अगर जो आने वाले बच्चे हैं या जो हमारे अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर हम उनका टैलेंट नंबर को रीड कर लें कि 1 नंबर वाले को कौन सा बिजनेस करना चाहिए, जैसे जिसका टैलेंट नंबर 1 आ रहा है या जिसका टैलेंट नंबर 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, और उसको डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज करके हम खुद ही ये पता लगा सकते हैं कि उसको किस प्रोफेशन में जाना है या उसकी डेस्टिनी क्या है या उसको क्या करना चाहिए। तो वो एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनेगा और बहुत ही अच्छा करेगा। मैम इसी में थोड़ा सा एक और पूछना चाहूंगा इससे रिलेटेड, अभी जो बोल रहे हैं लोग 2025 ये मार्स का है, अगेन जैसे मैंने बोला आपने मार्स का बताया, 9 नंबर का बताया, सम का भी मेरे ख्याल से ऐसा कुछ 9 है ऐसा कुछ आ रहा है, और अभी आपने टैलेंट नंबर बताया। सो मैम ये इन तीनों को कंटेक्स्ट में मैम प्लीज आप कुछ बता पाए थोड़ा डिटेल में। सर देखिए 9 नंबर एक साइकिल होती है हमारी ना, जैसे हर चीज की एक साइकिल होती है, 1 से स्टार्ट होके 9।
अभी जो है दैट इज 9। Okay. ये नंबर मतलब ये हमारी जो साइकिल थी जो पिछले 9 सालों से चली आ रही थी, वो उसका एंड का टाइम, ठीक है, ये एग्रेशन का टाइम है। लेकिन ये एग्रेशन क्यों है? ताकि हम कुछ नया स्टार्ट करें। आप देखना इस साल में कुछ कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे, नए चेंजेस होंगे जो कि हमें 2016 में न्यू चेंजेस में लेकर जाए। जैसे अगर कोई इंसान इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल ईयर, तो अभी जो पर्सनल ईयर चल रहा है वो 9 चल रहा है ना। तो वो अगर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी सिंक्रोनाइज करते हैं, पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है न्यूमरोलॉजी में, तो 9 नंबर बहुत ही एग्रेशन का तो है, बट कहीं ना कहीं ये न्यू बिगनिंग का भी है। तो इस साल जो भी चीजें होंगी वो अगले साल के लिए न्यू बिगनिंग है, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ठीक है, चेंजेस आएंगे। और जो अगर मैं ये बोलूं कि ये कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने का भी है, जो हमने 8 साल पिछले 8 सालों में देखा, वो इन चीजों को कंप्लीट करके नेक्स्ट ईयर न्यू कुछ ना कुछ नया जरूर होगा अगले साल। जो भी हम मतलब अगर एक पर्सन टू पर्सन बात करें तो 9 नंबर अपने आप में सबके लिए कुछ ना कुछ एग्रेशन जरूर लेकर आएगा, बट उसको पॉजिटिव वे में अगर हम करेंगे, उसको हम चैलेंज लेके करेंगे कि हमने इस साल एक्सरसाइज जरूर करनी है, हमने इस साल अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखना है, थोड़ा सा मतलब ब्लड रिलेटेड एक्टिविटीज करनी है जिससे कि हमारा ब्लड रवाना होता रहे, तो वो पॉजिटिव जरूर जाएगा हमारे साथ और कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में नया ही लेकर आएगा। अच्छा मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, न्यूमरोलॉजी की बात करूं, तो हाँ, इसमें स्पिरिचुअलिटी भी आती है। सो मैम, प्लीज शेयर योर थॉट ऑन कनेक्शन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड वर्क की बात करूं, या मैं जो मॉडलिटी, जो ऑकल्ट साइंस आप से आप हेल्प करती हैं, गाइड करती हैं लोगों को, तो मैम इसका क्या कनेक्शन और इससे कैसे और बेनिफिट लिया जा सकता है, स्पिरिचुअलिटी एंड आवर साइंस जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है? देखिए बहुत है रोल इसका कि हम स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हमने 24 घंटे पूजा पाठ ही करना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि ठीक है, भगवान में एक आस्था होनी चाहिए कि एक पावर है जो हमें रोल करती है, बट उसके साथ अगर हम इस तरीके से करते हैं कि ठीक है, हमें भगवान में बिलीव है। मैं ये नहीं कहती, मैं कभी भी अपने क्लाइंट को ये नहीं कहती कि आप 1-1 घंटा पूजा पाठ करो, है ना। अगर आपको समझ में आ गया है कि आपकी कुंडली में मान लो अभी हमारी शनि की महादशा चल रही है ना, और शनि की महादशा, लोग परेशान हो जाते हैं कि शनि तो अब लेट देगा, वैसे ऐसे हार्डल्स आएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर हम शनि को समझे, स्पिरिचुअलिटी से उसको कनेक्ट करें, तो शनि क्या है कि आप अपने लेबर्स के साथ कैसे रह रहे हो। दूसरा, अगर आप इवनिंग वॉक करते हो तो शनि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो उस तरीके से अगर हम समझे प्लैनेट्स को तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे अभी मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि 9 मंगल और केतु अगर आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो इंसान कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन या स्ट्रेस या उसके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। बट अगर उस कॉन्टेक्स्ट को स्पिरिचुअलिटी या एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करें, अगर हम उसको पॉजिटिव वे में करें कि मंगल और केतु को ठीक करने के लिए अगर इंसान योगा करता है तो ऑब्वियसली उसका वो प्लेनेट ठीक हो जाता है, या वो किचन में बैठ के खाना खाना शुरू कर देता है तो भी उसका मंगल ठीक हो जाता है। तो मतलब ये नहीं है कि हाँ आपने हमेशा ही पूजा पाठ ही करना है, नहीं, आपने छोटे छोटे से चेंजेस भी करोगे लाइफ में तो वो भी आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छा और बहुत स्मूथ कर देंगे। बस आपने उनको समझना है कि कैसे आपने उसको चेंज करना है या कैसे आपने उसको ठीक करना है अपनी चीजों को। वही मेरी कोशिश होती है क्लाइंट्स को भी उसी तरीके से समझाना। मैं इसलिए जब भी कोई क्लाइंट की प्रेडिक्शन देती हूँ तो उसको मैं बोलती हूँ कि टेक अ नोटबुक एंड पेन एंड जस्ट राइट डाउन कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी कुंडली में और आपकी वीकनेस क्या है, आपका कौन सा नंबर बहुत ही पॉजिटिव है या आपकी कौन सी डायरेक्शन में आप एस्ट्रोलॉजिकली अगर डेट ऑफ बर्थ से या नंबर से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन आपको क्या प्रॉब्लम दे रही है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चेयर पड़ी है तो वो चेयर आपको कैसे प्रॉब्लम दे रही है, तो वो चेयर तो हम रिमूव कर ही सकते हैं। तो वो छोटे छोटे से चेंजेस बस करने हैं और स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ इतना कनेक्ट करना है कि भगवान में बस आस्था रखनी है, बस कर्म अपने अच्छे रखने हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी। मैम, मूविंग टू, आप सिखाते हैं या आप क्लासेस लेते हैं, तो मैम व्हाट अप्रोच डू यू टेक टू एजुकेट अदर अबाउट वास्तु या न्यूमरोलॉजी? मैम, आपके क्या क्या कोर्सेस हैं, क्या क्लासेस आप लेती हैं, या कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ आपसे अगर कंसल्टेशन चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, मैम इसके बारे में प्लीज मैम डिटेल में बताइए। सर मैं क्लासेस लेती हूँ, न्यूमरोलॉजी की भी लेती हूँ और लाल किताब से मैं बहुत ज्यादा वो हूँ कि लाल किताब
को भी लोग बहुत नेगेटिव लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकली टर्म्स में, बट हमें लाल किताब जो है एक शास्त्र है या एक एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही अच्छा मतलब ज्ञान है। और जैसे कुछ लोग ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाते, लाइक मैं भी नहीं सीख पा रही थी, मुझे भी बहुत डिफिकल्टीज आ रही थी, बट लाल किताब बहुत ही सिंपल है, उसमें आप बहुत इजीली सीख जाते हो और उसमें आप बहुत इजीली ये भी पता लगा सकते हो कि किस घर में कौन सी डायरेक्शन में या किस के घर में क्या चीज उसको प्रॉब्लम दे रही है। जैसे अब हमें नहीं पता, हमने घर में बहुत सारे बर्तन रखे होते हैं ना, पीतल के बर्तन सेव करके मदर्स पहले की रख लेती थी, वो जो पड़े हुए हैं या टूटी हुई चीजें हैं, जैसे टूटा हुआ गोल्ड है वो कैसे प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो सब चीजें लाल किताब बताती है। तो लाल किताब का कोर्स मैं कराती हूँ, न्यूमरोलॉजी का कोर्स, मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु का भी बेसिक कोर्स कराती हूँ। बेसिक क्या, मैं पूरा ट्रेडिशनल वास्तु ही सिखाती हूँ। बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि मेरे से ही सीख कर देन दे आर अर्निंग सो मच, और वो अर्न कर रहे हैं। तो बहुत सारी एप्स पे उन्होंने ज्वाइन किया, तो ये सारे कोर्सेज मैं कराती हूँ। और मैम कैसा रहता है मोड ऑफ आप जो इम्पार्ट करते हैं नॉलेज, ऑनलाइन ऑफलाइन मैम, क्या कैसे रहते हैं, सेशंस कैसे रहते हैं? सर डिपेंड करता है क्लाइंट की अवेलेबिलिटी कैसी है। अगर कोई आना चाहता है तो वो आ सकता है, दैट इज द सेम चार्जेस में ही हम, मतलब मैं ऑनलाइन भी लेती हूँ और ऑफलाइन भी, और जूम पे भी ले लेते हैं, और कुछ लोग फोन पे ले लेते हैं, जैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं वो व्हाट्सएप कॉलिंग पे भी, जूम पे भी ले लेते हैं। और अगर कोई आना चाहता तो आई एम ओपन फॉर दैट आल्सो, दे कैन मीट एंड कम टू मी। मैम इसी कंटेक्स्ट में थोड़ा सा और एक टेक्निकल सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट रोल डज इंट्यूशन प्ले इन योर कंसल्टेशन? आप जो कंसल्ट करती हैं, आप जो गाइड करती हैं, सो इसमें इंट्यूशन का कितना रोल रहता है? और मैम इससे रिलेटेड कुछ किस्से हो, कुछ केस स्टडी हो मैम, उसके बारे में भी प्लीज बताइए। सर इंट्यूशन पावर सबके पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, बस हमें उसे समझना होता है। जैसे कुछ, अगर मैं बात करूं, कुछ क्लाइंट्स की कुंडली में ना एक पर्टिकुलर प्लैनेट होता है जो जहां पे बैठा होता है, वो इंडिकेट करता है कि आप भगवान से हीलिंग पावर लेकर आए, और हमें पता ही नहीं होता। तो वो मैं जरूर बताती हूँ जिस भी क्लाइंट की कुंडली में आता है। तो अगर आपको पता है कि आपके अंदर ये पावर है तो आप उसको ऑब्वियसली यूज करोगे। आप खुद को हीलिंग स्टार्ट कर दो ना, राइट, है ना, हम खुद को भी हील कर सकते हैं। तो वो इंट्यूशन पावर थोड़ी सी मुझे उसको क्लाइंट को पॉजिटिव वे में करना पड़ता है, कि बजाय कि आप इधर उधर जाएं, आप खुद अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ही बड़ा रोल करती है आपकी इंट्यूशन पावर को वो ठीक करने में। तो आप मेडिटेशन करके अपनी इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करें। मैं पूछती हूँ ना क्लाइंट से कि आपको पहले ही पता चल जाता है? हाँ मैम, पता तो चल जाता है, लेकिन ना कई बार वो नेगेटिव हो जाता है। तो वो उसको पॉजिटिव कैसे करना, अपनी अपनी इंट्यूशन पावर को आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, है ना, तो आप वो अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, और आपको खुद आभास हो जाएगा कि आप किसी पर्सन से जिससे मिल रहे हो क्या वो ठीक है या नहीं है आपके लिए। तो वो मैं इवन छोटे छोटे बच्चों को, अभी लास्ट 2 मंथ्स बिफोर 2 लड़कियां आई थी मेरे पास, छोटी छोटी, मेरे हस्बैंड के ऑफिस से ही थी वो लड़कियां। तो मैंने उसमें से एक लड़की को बोला कि तेरे अंदर तो रेकी तू सीख, और देख तू, मतलब तू खुद अपने हाथों में पावर लेकर आई है भगवान से, है ना, और यू स्टार्ट हीलिंग टू योर सेल्फ, योर फैमिली। तो वो मैं थोड़ा सा उसकी इंट्यूशन पावर पे भी काम करके क्लाइंट्स को उस तरह से भी मोटिवेट करती हूँ। मैम बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने बताया, सिंप्लिसिटी से जैसे आपने मैम बताया। मैम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप न्यूमरोलॉजी या वास्तुशास्त्र, मैम हाउ डू यू सी द फ्यूचर इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, इन कंटेक्स्ट ऑफ मेजर वर्ल्ड की बात करो, क्योंकि हाँ अभी लोग कोविड के बाद भी लोग अब इसको थोड़ा सा और समझने लगे हैं, या इसमें इंटरेस्ट एक ज्यादा है लोगों का। सो मैम इसका आप फ्यूचर कैसे देखते हैं, 6 मंथ डाउन द लाइन, 1 ईयर डाउन द लाइन, 5 years डाउन द लाइन? ये सर डिपेंड करता है गोचर के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिट, है ना। ट्रांजिट का बहुत बड़ा रोल है। हमारी कुंडली में जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो तो ऑटोमेटिक वहीं बैठे ही बैठे हैं, मतलब पूरी लाइफ पे, बट जो रोल होता है वो गोचर का होता है कि प्लैनेट्स घूम रहे हैं। जैसे अभी जो शनि का गोचर आ रहा है, जो 22 मार्च को होने वाला है, शनि अपनी एक साइकिल कंप्लीट करेगा आगे आने वाले 2.5 साल में। तो शनि इस समय बिल्कुल लास्ट बॉर्डर पर, मतलब 12 नंबर की राशि में जाने वाला है, तो उसका अपना एक रोल है। फिर उसके बाद जो जुपिटर होता है वो ट्रांजिट करता है हर साल, जो कि अभी मई में ट्रांजिट करेगा। आपका
सूर्य तो डेली हर मंथ में ट्रांजिट करता है और चंद्रमा 2 दिन में ट्रांजिट करता है, तो हर प्लेनेट का अपना एक गोचर है और अपना एक इफेक्ट भी है। जैसे अगर चंद्रमा का हम देखें, मन का कारक है, तो चंद्रमा जब गोचर करेगा और वो 6, 8, 12 लेगा या छठे, 8वें, 12वें घर में जाएगा, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस बढ़ाएगा। तो उस दिन हमें थोड़ा सा स्ट्रेस से बचना चाहिए। इस तरीके से अगर हम इसको फ्यूचर में लेकर चलेंगे कि हमें थोड़ा सा गोचर के बारे में भी पता हो, है ना, ट्रांजिट के बारे में। जैसे अभी शनि अगर गोचर करेगा 22 मार्च को, तो वो कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होगा और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होगा। बट हम ऑब्वियसली अगर उसमें हनुमान जी की पूजा को ऐड कर लेंगे तो वो भी स्मूथ टाइम निकल जाएगा। बस हमें उस टाइम पीरियड को समझना है कि हमारे लिए अगर टफ टाइम आ रहा है तो उसको हमें ओवरकम कैसे करना है। लेकिन उसको स्ट्रेस में लेकर नहीं बैठना है कि ये अब तो ये होने वाला है मेरे साथ, अब तो भैया मैं गया। उसको उस तरीके से नहीं लेना। जैसे अगर एक कपल है, अगर मैंने उसको बताया है कि इस समय आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो ये नहीं है कि लड़ाई झगड़े करने ही बैठ जाना है। हमें उसे ओवरकम करना है कि हमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी है कि हमें कैसे बचना है। अगर लड़ाई हो रही है हस्बैंड वाइफ में, तो हस्बैंड उठ के चला जाए या वाइफ इधर उधर हो जाए, बस वो टाइम निकल जाएगा आपका। नहीं मैम, जैसे जो ये इसी जब रेमेडी की जब मैं बात करूं आगे, सो व्हाट आर सम कॉमन रेमेडीज जो आप सजेस्ट करते हैं, जो आप बताते हैं टू इम्प्रूव वन लिविंग स्पेस यार? क्योंकि अभी दो चीज देखी गई कोविड के बाद भी, एक कोवर्किंग स्पेस हो गई, दूसरा जो है वर्क फ्रॉम होम एक हो गया। सो मैम, इनके लिए कैसे उनका जो बिजनेस हो गया, कैसे उनका जो ऑफिस का जो काम हो गया, विद इन दैट लिविंग इन होम हाउस। सो मैम, इसके लिए मैम कुछ कॉमन टिप्स या रेमेडीज हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, अगर हम चाहते हैं कि बिना एस्ट्रोलॉजी के पास जाए हुए हम अपनी चीजों को ठीक करना चाहते हैं, तो सिर्फ कुछ कुछ बेसिक चीजें अगर हम फॉलो कर लें तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे सुबह उठते हैं तो 5 मिनट या 2-3 मिनट भी आप सीधे बैठकर जस्ट अपने आप को देखें और मेडिटेशन करें कि जो भी पॉजिटिव थॉट है ना, कि मेरे पास इतना पैसा है या मैं इतना ये कर रहा हूँ या मैं हेल्दी हूँ, 2 मिनट के अगर ये मैं अभी जो आपको बताने जा रही हूँ ना, यही हम सिर्फ फॉलो करेंगे ना, तो हमारी लाइफ सुपर्ब हो जाएगी। 2 मिनट का हम वो मेडिटेशन करें, उसके बाद हम उठकर जैसे ही मतलब वॉशरूम या जो भी, उसके बाद देन आफ्टर बात अगर हम जल देते हैं सूर्य को, वो तो हम घर से कर ही सकते हैं अगर हमारा वर्क फ्रॉम होम है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी नाइट शिफ्ट थी, मैं लेट उठा, तो आप 12 बजे तक कभी भी जल दे सकते हो सूर्य। सूर्य को जल देते हो आप डायरेक्शन का ध्यान रखते हो, आप ईस्ट या नॉर्थ में बैठकर अपना वर्क कर रहे हो, उस चीज का आप ध्यान रखते हो। फिर अगर आप थोड़ा सा बाजरा या थोड़ा सा एक आप रोटी भी छोटी सी बनाकर चिड़ियों को डाल देते हो, है ना, और एक गाय की रोटी डालते हो, क्योंकि गाय की रोटी डालने से हमारा शुक्र बहुत अच्छा होता है। उसमें थोड़ी सी अगर चीनी डालकर आप डालते हो, चिड़ियों को आपने रोटी डाल दी, ठीक है, कुत्तों को भी आपने एक रोटी डाल दी, आपका केतु बहुत अच्छा हो गया। फिर थोड़ा सा आपने टाइम अपनी फैमिली के लिए निकाला, फोन लैपटॉप बंद करके फैमिली को टाइम दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे प्लैनेट्स ठीक हो जाएंगे। आपको ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, बस छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान में रखना है। कुछ लोग फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट फैमिली भी हमारे लिए मंदिर है। हमारे को भगवान ने जो कर्तव्य दिया है, जो भी भगवान ने हमें ड्यूटी दी है कि हमारी फैमिली को हमें इम्पोर्टेंस देनी है, अगर आप थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के लिए निकालते हो, मोबाइल लैपटॉप आपका ऑफिस वर्क खत्म करके, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें ठीक होंगी। फैमिली मीन्स आपकी वाइफ शुक्र, आपकी बेटी बुध, आपका बेटा केतु। तो आप अपने 9 प्लैनेट्स को खुद ही ठीक कर सकते हो। मैम, जिस तरीके से आपने बताया, जिस तरीके से लेट कर, रियली दैट इज अ गुड थिंग। मैम, टॉकिंग टू द सेम थिंग, फीडबैक की जब मैं बात करूं, सो हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट क्लाइंट फीडबैक? मैम, क्या क्या फीडबैक्स आए, क्या क्या वियर्ड फीडबैक्स आए आपको, आपने जिन भी लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है, और अच्छे बुरे दोनों? मैम, ये थोड़ा सा मैम प्लीज शेयर करें। देखिए, कुछ क्लाइंट ना ये सोचते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास गए, अब हमारी सारी चीजें ठीक हो गई। ओके। ये एक फीडबैक मुझे काफी तो नहीं, 1-2 फीमेल्स हैं, फीमेल क्लाइंट्स थी जो कि रेमेडीज करते नहीं है लोग, और ये कह देते हैं कि हमें तो फर्क ही नहीं पड़ा। बट मुझे पता चल जाता है कि वाकई में उन्होंने रेमेडीज की हैं या नहीं की। जो एक ड्यूटी समझ के जो क्लाइंट होगा ना, जो ये मैसेज करेगा कि मैम मैंने सूर्य को जल दे दिया, मैडम मैंने आज मंत्र पढ़ लिया, मैडम आज मैंने ये कर लिया, वो क्लाइंट एक्चुअली में रेमेडी नहीं कर रहा होता। आप ड्यूटी समझ के रेमेडीज नहीं करोगे, वो तब ही आपको फर्क पड़ेगा। जो लोग ये सोच कर करते हैं ना कि हाँ
अब मेरी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, मैं अब ये नियम अपना फॉलो करूंगा और मेरी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, उनको ही फर्क पड़ता है। तो बहुत सारे पॉजिटिव क्लाइंट्स अपने आप ही मैसेज कर देते हैं। अभी लास्ट एक लेडी का मैसेज आया, मैं शॉक हो गई। मैंने उसको ऐसे ही बोला था कि मतलब अभी मैंने उसकी कुंडली भी नहीं देखी, कुछ कुछ तो इंट्यूशन पावर हमारी भी जनरेट हो जाती है ना। तो उसने घर से स्टार्ट किया, एबेकस सीखा। तो मैंने कहा कि क्यों ना आप ये स्टार्ट करें कि इंटरनेशनल क्लाइंट अगर आपको कोई मिल जाए ना तो वो बहुत आपको चार्ज करेगा। तो एकदम से उसका मैसेज आया कि मुझे 2 इंटरनेशनल क्लाइंट मिल गए हैं, तो मैं उसको और कैसे बढ़ाऊं ताकि मेरे और इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो जाए। तो वो चीजें हैं, मतलब चैलेंजिंग भी हैं कि कुछ लोग जो फॉलो नहीं करते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि उसको रूल की तरह या उसको फॉर्मेलिटी की तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको इम्बाइब करना चाहिए अपने अंदर। और ये दैट इज रियली रियली गुड, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। मैम, मूविंग टू द वेरी सब टॉपिक्स, हाउ डू यू हेल्प क्लाइंट्स हु आर लुकिंग फॉर गाइडेंस रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ? चाइल्ड बर्थ के रिलेटेड जैसे कुछ लोग आईवीएफ या इस तरीके की प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, बट उनकी कहीं ना कहीं घर में प्रॉब्लम होती है या कुछ कुंडली में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि चाइल्ड बर्थ में उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर हम उसको ओवरऑल ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसकी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु पूरे कंटेस्ट से। हाँ, लास्ट में अगर आईवीएफ की हेल्प, कई बार तो ऐसे भी होता है कि आईवीएफ के बाद भी बेबी नहीं होता, तो उस तरीके से हेल्प करती हूँ मैं। और फिर दोनों की कुंडली को कंपैरिजन, और हस्बैंड वाइफ दोनों ही अगर रेमेडीज करेंगे तभी ही फर्क पड़ेगा। हम ये सोचें कि बच्चा वाइफ की वजह से या बच्चा हस्बैंड की वजह से, ये बिल्कुल गलत है। आप दोनों की किस्मत में बच्चा होगा तभी बच्चा आएगा। तो दोनों को ही थोड़ी थोड़ी सी रेमेडीज करनी है, वास्तु भी ठीक करना है, नंबर्स भी ठीक करने हैं और एस्ट्रोलॉजिकली भी करना है, तो तभी आपकी वो प्रॉब्लम से आप ओवरकम कर पाओगे। मैम, मूविंग टू द अनदर बिग क्वेश्चन, इसी कंटेक्स्ट में भी है कि यस, बिजनेस ग्रोथ, वेल्थ, मैम इसके बारे में मैम प्लीज बताइए। इन द सेम कंटेक्स्ट, व्हाट एडवाइस डू यू प्रोवाइड टू योर क्लाइंट जिनको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए हो, प्रमोशन चाहिए हो, या जैसा आपने बताया मनी, वेल्थ? तो मैम इसके बारे में मैम प्लीज डिटेल में बताइए। सर, मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊंगी। आपने शायद ये बात कभी नहीं सुनी होगी। हमारी कुंडली में सेकंड हाउस पैसे का होता है, ठीक है। हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, और सेकंड हाउस ना वाणी का भी होता है। वाणी मतलब स्पीच का, बोलने का। अगर हम हर किसी के साथ प्यार से बोलेंगे, ढंग से बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे, हर किसी के साथ इन द सेंस ऑफ वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, है ना, अगर हमने अपनी वाणी सुधार ली तो पैसा अपने आप आएगा आपके पास। ये कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं नहीं आपने सुना होगा, कहीं भी ये प्रैक्टिस में भी नहीं किया होगा। और इसको अगर हम कुछ दिन, सिर्फ 40 दिन भी करके देखेंगे ना, कि अगर हम अपनी वाणी पे कंट्रोल करते हैं, अपनी स्पीच को ठीक करते हैं, अपने रिलेशनशिप वाणी के थ्रू ही अगर हम बिगाड़ते हैं तो हमारा क्या नुकसान होता है, और वाणी के थ्रू अगर हम सुधारते हैं तो हमारा क्या फायदा होता है। तो ये छोटी छोटी सी जो ज्ञान की बातें हैं, जैसे अगर आप मंगल की बात करो, मंगल जैसे अभी आप बोल रहे थे कि 2025 मंगल इज रिलेटेड टू आपका भाई, ब्रदर। तो हम अपने ब्रदर्स के साथ अगर अपने रिलेशन अच्छे रखते हैं तो ऑब्वियसली आपका 2025 आपको इतना पॉजिटिव देकर जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो पैसे के पीछे भागना नहीं है, आप इन चीजों को प्रैक्टिकली अगर आप चीजों को ठीक करोगे तो आप के पास पैसा खुद चलकर आएगा। लोगों को समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतनी रेमेडीज कर रहा हूँ, मैंने ये स्टोन पहना, मैंने ये सब किया, मैंने वो भी किया, मैंने ऐसे भी किया, बट फिर भी मेरी चीजें ठीक नहीं हो रही। तो आप अपने अंदर भी तो झांको ना। अगर आप स्पीच, आपकी भाषा ठीक नहीं है, आप सबको धिटकार के बोलते हो, सबके साथ गलत बोलते हो, तो पैसा नहीं आएगा आपके पास। मैम, इसी कंटेक्स्ट में एक और थोड़ा सा बिजनेस रिलेटेड ही मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे इवन यंगस्टर बच्चे दे गॉट इनटू न्यू स्टार्टअप, खुद का बिजनेस ये करते हैं एट ए वेरी यंग एज। सो मैम, उनके भी ग्रोथ के लिए जैसा आपने बोला, कम्युनिकेशन, वॉइस जो है ये बहुत वाइटल रोल प्ले करती है टू गेट कनेक्टेड विद पीपल। सो मैम, इसके अलावा भी जो ग्रोथ के हैं और भी बहुत फैक्टर्स रहते हैं बिजनेस की, जब मैं बात करूं वेरी स्पेसिफिकली। सो मैम, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्लाइंट्स उनको और अच्छे मिले, क्लाइंट्स और ज्यादा मिले, या बहुत बार जैसे बोला जाता है पैसे देने वाले क्लाइंट्स मिले? सो मैम, इसके लिए मैम प्लीज मैम एक दो टिप्स मैम प्लीज बताइए। देखिए, पैसा, आप अगर हम वास्तु की बात करें तो जो क्लाइंट्स आते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन से आते हैं। तो सबसे पहले आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन चेक करो कि क्लाइंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर
हमें अपने गेन की डायरेक्शन चेक करनी है, वेस्ट डायरेक्शन कि वेस्ट में कुछ अगर डिस्टरबेंस है तो वहां से हमारा गेन देखा जाता है। ऐसे ही अगर हम नंबर्स की बात करें, अगर आपके ग्रिड में 5 नंबर नहीं है, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, तो आपको बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे। तो 5 नंबर की छोटी सी रेमेडी है, आप घर में तुलसी का पौधा लगाएं, उसकी पूजा करें, तुलसी को जल चढ़ाएं डेली, है ना। और प्लांट्स, अगर चलो पूजा भी नहीं कर सकते हो, आप 2-3 मिनट प्लांट्स को फील करके उनके साथ बातें करो। फील करना है, अपने प्लांट्स को टच करना है, उनके साथ बातें करनी है, तो आपका 5 नंबर ठीक हो जाएगा। आपके बिजनेस स्किल्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस नहीं कर सकता है, या ये बिजनेस इसको नहीं करना चाहिए, या इसको फायदा नहीं हो रहा है, या बिजनेस बार बार शट डाउन हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप चेक करोगे, है ना, नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ मरकरी, मरकरी की भी वो डायरेक्शन है, बुध की भी डायरेक्शन है। तो आप डायरेक्शंस को अगर चेक करोगे और आप अपने नंबर्स को चेक करोगे, जो नंबर आपके पास नहीं है, जैसे अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में अभी जो 2000 के जो बच्चे हैं, उनके पास तो काफी नंबर मिसिंग होते हैं। ओके, हाँ हाँ, बहुत सारे नंबर्स मिसिंग होते हैं। तो अगर हम मिसिंग नंबर्स की छोटी छोटी रेमेडीज करें, जैसे अगर आपके पास 1 नहीं है तो आप सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। 2 नंबर, 2000 वालों के पास 2 नंबर बहुत ज्यादा होता है, तो दैट मीन्स उनका कहीं ना कहीं चंद्रमा इम्बैलेंस है। तो अपनी मदर के पैर छूना शुरू कीजिए, आप देखिए आपके पास बिजनेस आएगा या नहीं आएगा। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि मदर एक्सपायर हो गई है, तो कोई बात नहीं, आप मन से याद करो अपनी मदर को, मन से उनको विशेष भेजो, अपने फादर को भेजो मन से विशेष। पापा का बहुत रोल है हमारे बिजनेस में भी और हमारी लाइफ में भी। आप अपने पापा की फोटो को जेब में रखना शुरू करो, देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंचते हो। पहले तो भगवान यही है, हमारे पेरेंट्स। राइट। तो मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम बिजनेस टू हेल्थ एंड वेलनेस अगर मैं बात करूं, सो हाउ कैन यू एक्सपर्टाइज इन वास्तु एड इन इम्प्रूविंग हेल्थ एंड वेलनेस? कैसे अपन वास्तु की मदद से अपन अपनी हेल्थ और वेलनेस, ओवरऑल वेलनेस, फैमिली हो गया, वो उसको अपन अचीव कर सकते हैं? मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। सर, वास्तु में हेल्थ के लिए हमें चेक करना है अपने घर का नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट बैलेंस है, नॉर्थ ईस्ट ठीक है, अभी वही आपने जैसे बोला था कि हमें तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, नहीं करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है तो इम्बैलेंस है, मतलब वो बैलेंस नहीं है, तो उसमें फिर छोटी छोटी सी रेमेडीज करनी होती है। आपको सिर्फ गैस बर्नर को ही ठीक करना है कि उसकी डायरेक्शन अगर आप चेंज कर देते हो तो वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही फिर अगर साउथ वेस्ट में बहुत ज्यादा, जैसे साउथ वेस्ट में लोग कपड़े धो रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं घर में, उसको तो मूव कर ही सकते हैं, वॉशिंग को इधर उधर, तो वो भी आपकी हेल्थ में बहुत मेजर रोल करती है। तो इस तरीके से अगर हम छोटी छोटी डायरेक्शंस को समझकर और उसको चेंज करेंगे तो हमारी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। तो साउथ वेस्ट का बहुत मेजर रोल है हेल्थ से रिलेटेड। घर में पैसा आ रहा है, कई बार ये प्रॉब्लम भी आती है कि पैसा तो आ रहा है बट पैसा पानी की तरह जा रहा है, right. या तो बीमारियों में जा रहा है या फिर पैसा सेविंग नहीं हो रही है। तो तब हमें चेक करना है अपने घर का साउथ और साउथ वेस्ट। तो अगर साउथ वेस्ट में अगर हम छोटी सी कुछ पिक्चर, मैं बोलती हूँ कि ये पिक्चर लगा लो, तो आपका वो साउथ वेस्ट बैलेंस हो जाएगा। वो सब तो मतलब बहुत इजीली आप कर सकते हो। इस तरीके से ओवरऑल आप खुद अपनी हेल्थ वेल्थ को चेक करके और उसको ठीक कर सकते हो। मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सनल वन, व्हाट रोल डज फैमिली सपोर्ट प्ले इन योर जर्नी? मैम, आपकी फैमिली की क्या भूमिका थी, कैसे उन्होंने हेल्प किया, कैसे आपको सपोर्ट किया? मैम, इसके बारे में मैम प्लीज बताइए। सर, फैमिली में हस्बैंड तो पहले से ही एस्ट्रोलॉजी फील्ड में थे ही, है ना, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। और फिर जब मैंने कोर्सेज स्टार्ट किए तो मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी, मुझे सिर्फ न्यूमरोलॉजी और वास्तु आता था। तो मैं फिर एस्ट्रोलॉजिकली उनसे हेल्प लेती थी कि कुंडली कैसे देखते हैं, या अभी भी मैं काफी टाइम ऐसा होता है कि हस्बैंड से पूछ लेती हूँ, क्योंकि उनको ना बहुत इंटरनल बेसिक ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का। तो उस तरीके से फैमिली का बहुत रोल रहा है। मेरी बेटे का भी बहुत, बेटे को तो न्यूमरोलॉजी के टिप्स छोटे छोटे से जब मैं क्लास करती थी ऑनलाइन, या तो वो सुनता था तो वो अभी बोल देता है, मम्मा ये तो 4 नंबर है, ये तो ऐसे होगा, ये तो ऐसे होगा। तो वो वाला रोल रहा है। और हाँ, हमेशा फैमिली सपोर्टिव रही है मेरी काफी। ग्रेट 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 मैम, ये तो मैम अच्छा है। मैम, इसी कंटेक्स्ट में एक सवाल में लेता हूं मैं, हाउ डू यू सी रिलेशनशिप बिटवीन न्यूमरोलॉजी एंड पर्सनल आइडेंटिटी? जैसा अभी बहुत ज्यादा एक हाइप चला है 2025, ये मार्स का है, 9 इसका सम या टोटल कुछ आ रहा है, एंड
जो नंबर्स हैं जो जिस पे जन्मे हैं लोग, या जैसा आपने बताया टैलेंट नंबर है, सो ये, या मैं पर्सनल जब मैं एक बात करूं थोड़ा सा और इनहेंस करके टेक्निकल में जब बात करूं, जो आपने बताया कि जब बच्चों को वो टैलेंट नंबर से अपन ने ग्रूम किया या उस फील्ड में गए, तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। मैम इन सारी चीजों को कंटेक्स्ट में रखते हुए मैम प्लीज बताइए, न्यूमरोलॉजी और एक पर्सन की आइडेंटिटी वो कैसे और इनहेंस हो सकती है और अच्छी हो सकती है, या उसको क्या क्या चीजों से बचना चाहिए? देखिए, नंबर्स अगर आपके जो भी मिसिंग हैं उनको आप कंप्लीट करते हो विद स्मॉल स्मॉल रेमेडी। जैसे अगर 5 नंबर नहीं है तो प्लांट्स को पानी देना, 3 नंबर नहीं है तो अपना गुरु बनाओ कोई ना कोई, है ना। गुरु जरूरी नहीं है कि आपने फिजिकल गुरु ही बनाना है। अगर आप हनुमान जी को अपना गुरु बनाते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 2025 या हम टैलेंट नंबर की बात करें, 2025 मंगल का साल है, तो हम सोशली अगर एक्टिव रहते हैं तो 2025 हमारे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि 9 नंबर सोशल का भी है। बट कई बार हम सोशल होते हुए भी ना बहुत ज्यादा मतलब अपने सेल्फ सोशल ज्यादा हो जाते हैं, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। वो ना करके कि हम सोशली कैसे हेल्प कर रहे हैं लोगों की, अगर हम उस पर ध्यान दें। दूसरा, फिर अगर हम अपने टैलेंट नंबर को समझकर, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा टैलेंट नंबर 3 है, तो मुझे पता है कि मेरे अंदर 3 मतलब गुरु की, है ना। तो मैं अगर कोई कोर्स करा रही हूँ और वो मैं कराते हुए ज्ञान पूरा नहीं दे रही हूँ, तो वो मेरा गुरु डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बस उन्हीं चीजों को आपने ध्यान में रखना है, तो आप अपने आप को खुद ही इंप्रूव कर सकते हो। आपने फीस तो ले ली बट आपने कोर्स कंप्लीट नहीं कराया, आपने ज्ञान नहीं दिया। हम क्या सोचने लग जाते हैं कि हम अगर इसको सिखा देंगे पूरा तो वो हमसे आगे चला जाएगा। कोई यस मैम। आपसे कोई आपसे आगे नहीं जाएगा। जो परमात्मा ने आपके भाग्य में लिखा है या डेस्टिनी में लिखा है, आप अपने कर्म से उसको ठीक कर सकते हो। बट जो जो इनकम आपकी भगवान ने लिखी है ना, उसको कोई नहीं आपसे छीन सकता। कोई भी, किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है, किसी के अंदर भी। तो इस चीज का मैं थोड़ा सा क्लाइंट्स को भी यही बताती हूँ कि अगर आप, या मैं जब कोर्स कराती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि आपके पास जो भी क्लाइंट आया, आपने उसकी पूरी हेल्प करनी है, उसको पूरा बताना है कि तेरे साथ ये प्रॉब्लम है और तू इसको ऐसे ठीक कर सकता है। तेरे टैलेंट नंबर या तेरा डेस्टिनी नंबर या तेरा मूलांक तुझे ये कहता है, तुझे इस तरीके से अगर तू काम करेगा तो तेरे लिए वो बहुत पॉजिटिव हो। बस वही हमें समझना है। ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट मैम, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। और जैसा आपने बताया कि यस, हाँ, बहुत बार ऐसा देखा जाता है, या जो नए नए जो रहते हैं, न्यू कमर्स रहते हैं, उनको एक लगता है कि ये सारी चीज जब बता दी तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। नहीं, वो तो अपन इम्प्रोवाइज करते रहते हैं और रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो वो अपना और वो 10x होता जाता है वो रोज। ओके मैम, इसी कंटेक्स में ओवरऑल जब न्यूमरोलॉजी बोलूं मैं, एस्ट्रोलॉजी में बोलूं मैं, वास्तु में बोलूं, so how do you approach the concept of faith versus free will in your work? आप अपनी जो आप मॉडलिटी में हैं, इन सबको रखते हुए, एक रहती है फ्री विल, रहती है एक इच्छा रहती है, या एक रहता है कि हाँ ये तो मेरे नसीब में लिखा हुआ ही है और वैसा ही होगा। सो मैम इसको आप कैसे परिभाषित करती हैं, इसको मैम कैसे आप बताती कि नहीं इट इज नॉट दैट थिंग, या मैम मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि राजयोग है ना। ये मेरी कुंडली में लिखा हुआ है राजयोग, बट मैं राजयोग फेस नहीं कर पा रहा हूँ। ओके तो ओके। राजयोग की परिभाषा क्या है? आपके सिर पे आपकी छत है, आपको 2 टाइम की रोटी मिल रही है, आपके घर में बच्चे हैं, है ना, आप बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ जी रहे हो, तो दैट इज राजयोग। राजयोग तो है, हर हर इंसान लेकर आए राजयोग, लेकिन उसको हमने समझना है। अब हम अपने कर्म ही करने छोड़ देंगे। मान लो आपको बोला एक एस्ट्रोलॉजर ने कि आप करोड़पति बनोगे, और आप एफर्ट्स ही नहीं करोगे, आप डेली रजाई ओढ़कर बस घर में सो रहे हो, तो आप करोड़पति नहीं बनोगे। राइट राइट, वेरी ट्रू। तो आपको अपने कर्मास को जरूर ध्यान में रखना है। आपको डेली जो भी कर्मास करने हैं उसको करिए, आप ऑब्वियसली आप करोड़पति भी बनोगे। मैं एक ऐप में भी जुड़ी हुई हूँ, तो उस ऐप में हमेशा छोटे छोटे बच्चे, जो मतलब बहुत ही छोटे, 15-16 साल के, 10th 11th 12th के, कि मैम मुझे ये बता दो मैं करोड़पति कब बनूंगा। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि बेटा, करोड़पति बनने के लिए पहले कुछ एफर्ट्स तो करो। ऐसे थोड़ी कि पैसा आपके पास चलकर आ जाएगा, कुछ एफर्ट्स करो। आप इस तरीके से सूर्य को जल चढ़ाओ, हनुमान जी की पूजा करो, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करो, और बजाय कि आप इस चीज पे ध्यान रखो कि मेरा रिलेशन किसके साथ है। अभी जो ट्रेंड चला हो ना, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला,
वो उसको थोड़ा सा मूव करके और आप अपनी फोकस करो लाइफ में, तो यू कैन अचीव, करोड़पति भी आप बहुत जल्दी बन जाओगे। राइट राइट, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। ये बात तो एकदम मैं आपने सही बोली कि मॉडर्न एरा में जब मैं बोलूँ, जब मोबाइल्स की वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट्स हो गई हैं, एंड जो बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, दे आर नाउ गेटिंग इनटू कि कितने जल्दी अपन कुछ कमा सकें या कुछ यूट्यूब में कुछ वीडियोस डाल के कुछ ये मिल जाए, इंस्टेड ऑफ ऑल्सो टेकिंग और ये मैं बोलूँ इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन। अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, और वो पढ़ना क्यों जरूरी है, और वो कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है। सो मैम ये तो आपने एकदम सही कहा, और बहुत अच्छा लगा कि आप जो है यंग माइंड्स को भी आप डायरेक्शन दे रही हैं, उनको गाइड कर रही हैं, उनको हेल्प कर रही हैं, एंड विद जो आपका जो ओकल साइंस का है उसके उसके थ्रू, तो ये तो रियली वेरी गुड थिंग। मैम टॉकिंग टू सेम कंटेक्स्ट, अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं, बच्चों की बात करूं, यूथ की बात करूं, या जैसे होता है कि बहुत जल्दी ग्रो करना है, वो जो जल्दी आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया की वजह से, रील कल्चर की वजह से आ गई है कि हाँ बस ये कर लें, अच्छा इससे फिर इतने जल्दी हो जाएगा, या मैं जो यूट्यूब में अपना चैनल खोल लूं, या मैं जो है ये जल्दी से ये कोर्स सीख लूं, सो आई विल बी गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो मैम इन सारे को कंटेक्स्ट रखते हुए मैम आप क्या टिप्स देना चाहेंगी लोगों को? मैं सारी चीजें उसमें इंक्लूड करना चाहूंगा जब आप बताएं कि हाँ उसमें वेल्थ भी आती है, उसमें हेल्थ भी आती है, उसमें मनी भी आती है, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना जो कल्चर है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अपना आध्यात्मिक है, जो इंडिया या हिंदू की जब मैं बात करूं मैम, इन सारे को कंटेक्स्ट में लेके मैम आप प्लीज बताइए, इसमें प्लीज गाइड करिए। देखिए, जो आजकल का कल्चर है या जो बच्चे हैं ना, वो बहुत जल्दी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। इवन गर्ल्स का भी मैंने देखा है कि वो मैरिड पर्सन के साथ सोचती हैं कि अगर हम शादी कर लेंगे तो हम बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे, है ना। तो वो एक चीज बहुत देखी गई है, और मैंने जैसे बताया कि मैं कैब में भी जुड़ी हुई हूँ, वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बट फिर मैं वहां पर भी यही बोलती हूँ कि अगर आप बेसिक चीजें फॉलो करोगे हेल्थ वेल्थ की तरफ, जैसे अगर आप सूर्य को इम्पोर्टेंस दोगे, सन को इम्पोर्टेंस दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्शन मिलेगी। आप एक तिलक लगाने से भी बहुत फर्क पड़ता है। तिलक लगाने से हमारा जो ये आज्ञा चक्र है ये चार्ज होता है। जैसे मैं फीमेल्स को हमेशा बोलती हूँ कि बिंदी जरूर लगानी चाहिए। कुछ फीमेल्स नहीं लगाती हैं बिंदी, उनको अच्छा नहीं लगता, या हम ऑफिस जा रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो ना, छोटा सा एक तिलक लगाओ। तो वो इस तरीके से अगर हम उसको फॉलो करते हैं, ये छोटे छोटे से टिप्स मैं जरूर देती हूँ अपने छोटे बच्चों को भी और अपनी फीमेल्स क्लाइंट्स को भी, और जो वर्किंग फीमेल्स है उनको भी। जो लोग कहते हैं कि मैं तिलक नहीं लगा सकता, आप कानों के पीछे लगा लो, आप नाभि में लगा लो। तो इन चीजों से आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, वेल्थ भी इंप्रूव होगी, और आपकी कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होगी। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर हम हनुमान जी की पूरी बॉडी की तिलक, मतलब अगर हम जाने ना कि उनके लेफ्ट हाथ के तिलक को लगाने से क्या होता है, राइट के तिलक को लगाने से, पैर के तिलक को लगाने से, सिर्फ वो लगाने से भी आपकी 40 डेज के अंदर लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये एक रेमेडी मैं अपने छोटे बच्चों को, जो आजकल की जनरेशन है, उनको जरूर देती हूँ, ताकि उनकी कंसंट्रेशन और उनको ठीक से गाइड हो सके वो, है ना। जब वो गाइड होंगे ठीक से, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी चीजें भी ठीक करेंगे। तो वो जब वो 40 दिन उन्होंने तिलक लगाया, तो उनको समझ में आ जाएगा, जरूर समझ में आएगा कि शॉर्ट वे में हमें नहीं जाना है, हमें पॉजिटिव वे में ही काम करना है, और पॉजिटिव वे में कैसे हम अपनी चीजों को बढ़ा सकते हैं लाइफ को। वेरी ट्रू वेरी ट्रू मैम, से में आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, और जो जो आपने छोटी छोटी चीजें बताई, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है सीखने के लिए, सोचने के लिए, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कि कैसे वास्तु हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, ये एस्ट्रोलॉजी हो गया, ये अपन अपने जीवन में छोटे छोटे टिप्स से अपन वी कैन इंटीग्रेट दैट थिंग, और उससे एक बड़े बड़े रिजल्ट्स अपन देख सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट इज नॉट जस्ट एन 2 मिनट्स नूडल, ये नहीं, आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, और एक फेथ की जरूरत है अपने कोर्स में। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि मैंने ये किया तो अब आप ये करो या ये हो जाएगा। that is really good thing. मैम मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, मैम आप क्या संदेश देना चाहेंगे योगीराम चैनल के व्यूअर्स को, आपके सारे जो क्लाइंट्स हैं, या आपने जिनकी लाइफ चेंज करी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी 2025 चालू हुआ है, यूजुअली ये जो मंथ रहते हैं, इस मंथ में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक जो 10-12 के एग्जाम्स रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, और जब मैं थोड़ा आगे जाऊं तो यस, मार्च और अप्रैल आता है, फाइनेंशियल, बिजनेस,
के लिए भी एक वो आता है। तो मैम इन दोनों तीनों चीजों को मैम मद्देनजर रखते हुए मैम आपका जो एक फाइनल थॉट, एक सजेशन, कुछ टिप्स मैम इसके बारे में मैम प्लीज बताइए। देखिए मैं सब ओवरऑल सबके लिए यही कहना चाहूंगी कि गायत्री मंत्र, सूर्य को जल चढ़ाना और गाय की रोटी, ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। जो एग्जाम्स के लिए बच्चे आ रहे हैं, जो कि डिप्रेस्ड हो जाते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, तो वो आपके चैनल के थ्रू या मेरे क्लाइंट्स, आप प्लीज बेहिचक मेरे पास आइए। एज अ पेरेंट्स आई विल गाइड यू कि कैसे आप क्या क्या रेमेडीज छोटी छोटी आप अपने बच्चों को करा के डिप्रेशन से दूर कर सकती हैं, या कैसे उसको स्टडी के लिए फोकस कर सकते हैं। तो छोटे छोटे से टिप्स करने के लिए या छोटे छोटे से मतलब चीजों के लिए आप मेरे से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या आप योगीराम जी के चैनल पे भी जाकर अगर मेरे को कनेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और मैसेज यही है कि गायत्री मंत्र का जाप डेली आप अपने बच्चों को या डेली आप जरूर करके सोएं। बहुत बहुत वैल्यू है गायत्री मंत्र की। अगर हम गायत्री मंत्र के बारे में कुछ बेसिक चीजें लोगों को नहीं पता, गायत्री मंत्र इज रिलेटेड टू सूर्य, सन से रिलेटेड है। और सन हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा सूर्य ठीक है, सूर्य मतलब देखो सूर्य जो है वो हमारे मान सम्मान है, हमारा रिस्पेक्ट है, हमारी पब्लिक में वैल्यू क्या है वो सूर्य है, और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी सूर्य है। तो अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा सन ठीक होता है। सन ठीक होगा तो इससे रिलेटेड ये सारी चीजें भी आपकी ठीक हो जाएंगी। तो ये एक मैसेज मेरा जरूर है कि आप अपने घर में, घर के सेंटर में डेली अगर आप 108 बार गायत्री मंत्र का जाप चला दोगे ना, तो भी आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। ग्रेट 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 मैम, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। क्योंकि एक बार ये भी होता है कि बहुत बार अपने को किसी कैसेट हो गया, या जो हम लोग बोलते हैं MP3 हो गया, या साउंड सिस्टम हो गया, उस पर मंत्र नहीं चलाना चाहिए। बहुत बार एक मिसकंसेप्शन अभी आया है कि वो मंत्र नहीं चलने चाहिए, वो तो अपने को बोलना ही रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मंत्र चल रहा है, आप उसके साथ साथ बोल भी रहे हैं, तो वो भी इफेक्टिव है। ओके, और एक कंटिन्यूशन में चल रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अपन देखते हैं कि घर में या बहुत बार लोग मंत्र चला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं गायत्री मंत्र की बात करूं या ओम नमः शिवाय की बात करूं, तो ये मंत्र चला देते हैं, कंटिन्यू चल रहा है, वो घर में चल रहा है। तो मैम दैट इज ऑल्सो ओके। हाँ जी, देखिए अगर आपको लगता है कि आपके घर का वास्तु खराब, आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में, घर के सेंटर में गायत्री मंत्र 108 बार चलाते हो तो वास्तु ठीक हो जाता है घर का। बहुत अच्छा मैम। एक और मैं पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये आई वाज जस्ट कनेक्टिंग विद एन वास्तु सेशंस में देख रहा था, एक के वीडियोस देख रहा था। तो दे वर टॉकिंग अबाउट मीडिया से, मेरे ख्याल से वो बात कर रहे थे। सो उन्होंने कहा था कि आपको जब फेमस होना है, वो यूट्यूब और इसी में ही थे मेरे ख्याल से, कुछ टिकटॉक और इसमें काम करते थे। तो बोलते आप साउथ में आप मुंह करके बैठ जाएं या साउथ में आप काम करने लगे तो आप वायरल हो जाएंगे। सो मैम इसके बारे में एक लास्ट थॉट, क्योंकि बहुत सारी जो ऑडियंस है वो आजकल सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहती हैं। तो मैम इसके लिए मैम एक प्लीज मैम इसके बारे में थोड़ा सा एक लास्ट। साउथ डायरेक्शन को ना बहुत लोग नेगेटिव लेते हैं कि हमारा साउथ का घर है तो हमारे को हेल्थ इश्यूज आएंगे, या वो ऐसा नहीं है। साउथ एक ऐसी डायरेक्शन है जो कि आपको नेम फेम देती है। तो उन्होंने ठीक बोला, अगर आप साउथ की तरफ फेस करके आप अपना सोशल मीडिया कनेक्ट करना चाहते हैं, सोशल मीडिया में नाम कमाना चाहते हैं, तो आप साउथ में अगर आपकी बैक है तो भी अच्छा है, और अगर आप फेस करके बैठ रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। मतलब साउथ की बहुत वैल्यू है। तो ये जो लोग सोचते हैं ना कि साउथ के एंट्रेंस का घर खराब है, नहीं, साउथ ही आपको नेम और फेम देता है। तो वो कॉन्टेस्ट बिल्कुल ठीक है। ग्रेट मैम, ग्रेट। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई मिसकंसेप्शंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं आजकल के यूट्यूब या रील्स इसमें। सो मैम थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हम लोग बात कर रहे थे रितु मैम से। रितु मैम एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट है। मैम अगेन थैंक यू, आपने टाइम निकाला और बहुत सारी चीजें जो है योगीराम के व्यूअर्स को, लोगों को बताई, और जिस तरीके से बताया, रियली दैट वाज रियली हेल्पफुल। अगेन मैं आपसे टाइम लेना चाहूंगा आगे भी, कि अपन डिटेल में सिर्फ एक न्यूमरोलॉजी का सेशन हो गया या वास्तु पे सेशन हो गया, वो आप करें आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से। मैम रियली थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर प्रेशियस। थैंक यू सो मच सर, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम, या थैंक यू।